अध्याय 141। ऑरोरा का वर्चुअल इंटरफेस टिमटिमाकर जीवंत हो उठा। विशाल होलोग्राफिक स्क्रीन पर द्वीपों की एक श्रृंखला दिखाई देने लगी। अमन अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गया। ऑरोरा को विकल्प प्रस्तुत करते देख उसके चेहरे पर ठंडक और अडिगता थी। ऑरोरा ने शुरू किया, मैंने आपके विचार के लिए कई संभावित द्वीपों की पहचान की है। पहली छवि सामने आई, वर्डेंट आइल। स्थान मध्य प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल 150 वर्ग किलोमीटर। फिर ऑरोरा ने एक सारांश दिखाना और पढ़ना शुरू किया। वर्डेंट आइल एक सुदूर उष्णकटिबंधीय द्वीप है जहां घने वर्षावन है और विकास बहुत कम है। इसका ऊबड़ खाबड़ इलाका प्राकृतिक एकांत प्रदान करता है। अमन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसने बिना कोई और प्रतिक्रिया दिखाए एक संक्षिप्त सिर हिलाया। डिस्प्ले सोलारिस एटोल पर चला गया। स्थान दक्षिण इंद्रन महासागर। क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर। ऑरोरा सोलारिस एटोल एक लैगून के चारों ओर रेतीले द्वीपों की एक श्रृंखला से बना है जो एक प्रवाल भित्ति द्वारा संरक्षित है। यह प्राकृतिक अवरोधों से अच्छी तरह सुरक्षित है। अमन की निगाहें स्थिर रहीं। स्क्रीन पर एथर हेवन का दृश्य आने से पहले उसकी आंखों में स्वीकृति की झलक दिखाई दी। स्थान उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्षेत्रफल 180 वर्ग किलोमीटर। ऑरोरा एथर हेवन में चट्टानी चट्टाने और एकांत समुद्र तट हैं। यह ज्यादातर निर्जन है और यहां बुनियादी ढांचा बहुत कम है। अमन के होंठ एक हल्की सहमति भरी मुस्कान में बदल गए, जबकि उसकी उंगलियां आर्मरेस्ट पर हल्के से थिरक रही थीं। फिर छवि जेनिथ के पर आ गई। स्थान कैरिबियन सागर। क्षेत्रफल 120 वर्ग किलोमीटर। ऑरोरा जेनिथ के सफेद रेत वाले समुद्र तटों और घने मैंग्रोव की पेशकश करता है जिसमें विरल आबादी और प्राकृतिक एकांत है। अमन का भाव तटस्थ रहा, हालांकि उसकी आंखें ध्यान से केंद्रित थीं। अंततः स्क्रीन पर सेराफिस द्वीप दिखाई दिया। स्थान दक्षिण प्रशांत महासागर। क्षेत्रफल 140 वर्ग किलोमीटर। ऑरोरा सेराफिस द्वीप ज्वालामुखीय भूभाग वाला है जहां भूतापीय झरने हैं और यह गहरे पानी से घिरा हुआ है। यहां तक पहुंचना आसान नहीं है। अमन की आंखें तेज हो गईं जब वह आगे झुका। उसकी उंगलियां लयबद्ध तरीके से मेज पर टैप कर रही थीं। इससे पहले कि ऑरोरा ने निकोबार द्वीप, जिसे पहले अंडमान और निकोबार द्वीप कहा जाता था, प्रस्तुत किया। स्थान बंगाल की खाड़ी। क्षेत्रफल अंडमान शाप 1008 वर्ग किलोमीटर। निकोबार 1841 वर्ग किलोमीटर। अंडमान के बारीकियों को देखते हुए अमन की नजरें तेज हो गईं। उसने सोचकर अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसका चेहरा समझ से परे था। जेनिथ कैट और सोलारिस ईटोल सबसे ज्यादा आशाजनक हैं। इसके अलावा मुझे उन दोनों पर विस्तृत रिपोर्ट चाहिए, अमन ने बुदबुदाया। जहां तक अन्य स्थानों पर निजी द्वीप हासिल करने की बात है तो फिलहाल ये सबसे अच्छे विकल्प हैं, लेकिन इंद्र के मामले में वह इन द्वीपों को हासिल करने के लिए सरकार के साथ बातचीत करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑरोरा ने तुरंत जवाब दिया, समझ गया, मैं जरूरी जानकारी इकट्ठा करके आपको जल्द ही बता दूंगी। जब ऑरोरा ने अपनी खोज पुनः शुरू की, अमन बैठा रहा। उसकी मुद्रा कठोर थी और उसकी दोनों बाहें एक दूसरे पर रखी हुई थीं। इसके अलावा अंडमान द्वीप खरीदने में मेरी रुचि के बारे में उन सरकारी अधिकारियों को एक ईमेल भेजें। रोजर, ये गहरी सोच में डूबे अमन की नजर अचानक दीवार पर टंगे विश्व मानचित्र पर पड़ी। उस पल वह अपनी नजरें एक जगह से हटाए बिना नहीं रह सका। एक ऐसा क्षेत्र जो किसी की भूमि नहीं है, शैतान का त्रिकोण। अभी कुछ दिन भी नहीं बीते थे कि एक संदेशवाहक अमन का स्वागत करने के लिए आगे आया, लेकिन इस बार चीजें अलग थीं। काले सूट और चश्मा पहने सख्त लहजे वाले आम आदमियों के उलट इस आदमी में एक जबरदस्त अधिकार का आभास था। नाम विशाल राजपूत। कौशल उन्नत शिक्षा, व्यावसायिक प्रोग्रामिंग, मध्यवर्ती खेल, मध्यवर्ती लड़ाई, उन्नत प्रशासन, उन्नत नेतृत्व। इंप्रेशन 23। अमन के लिए उस आदमी की पहचान कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। यह लड़का काफी लोकप्रिय था और बहुत कम उम्र में अपने पहले ही प्रयास में आईएएस की परीक्षा पास कर गया था। उस समय उनकी सफलता की खबर व्यापक रूप से प्रसारित की गई थी। वह अमन से कुछ ही वर्ष बड़े थे,
लेकिन उनका करिश्मा और उनसे निकलने वाला आकर्षण निश्चित रूप से एक उच्च वर्गीय कुलीन व्यक्ति जैसा था। लेकिन यही वह बात थी जिसने अमन को उससे सावधान कर दिया था। राजपूत, अंततः वे प्रकट हुए। विशाल आत्मविश्वास से भरे कदमों से अंदर आया। उसके सिलवाए सूट और शालीन व्यवहार से कुलीनता झलक रही थी। अमन ने सिर हिलाकर उसका स्वागत किया। इस अप्रत्याशित आगमन से उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। नमस्ते, मैं विशाल राजपूत हूं और मैं इस बैठक की देखरेख करूंगा। श्री राजपूत, अमन ने कहा, ऐसे करिश्माई व्यक्ति से मिलना खुशी की बात है। विशाल ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर अमन, यह मेरी खुशी है। मैं अपनी संस्था की ओर से यहां आया हूं। हमने आपके सॉफ्टवेयर की समीक्षा की है और मुझे कहना होगा कि हम सचमुच प्रभावित हैं। अमन ने आश्चर्य से भौहें चढ़ाईं। प्रभावित? ऐसी तारीफ तो मैं अक्सर नहीं सुनता। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? विशाल अमन के सामने बैठ गया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, फिर भी मिलनसार। हमें आपके सॉफ्टवेयर का पूरा वर्जन खरीदने में दिलचस्पी है। इसके अलावा हम टैक्स में छूट और निगरानी बंद करने की आपकी शर्तें मानने को तैयार हैं। हमारा मानना है कि यह एक उचित सौदा है। अमन अपनी मांगों की अप्रत्याशित स्वीकृति से अचंभित होकर पलकें झपकाता रहा। मानना पड़ेगा, मुझे इतनी जल्दी मान लेने की उम्मीद नहीं थी। आखिर तुम बदल क्यों गए? विशाल थोड़ा आगे झुका। उसकी निगाहें स्थिर थीं। हम नवाचार और ईमानदारी को महत्व देते हैं। आपके सॉफ्टवेयर में अपार क्षमताएं हैं और हम आपकी शर्तों का सम्मान करने के महत्व को समझते हैं। सहयोगात्मक संबंध बनाए रखना हमारे हित में है। विशाल मुस्कुराया और एक सवाल पूछा, ये तो ठीक है, लेकिन मुझे एक और बात जानने की उत्सुकता है। तुम एक पार्ट टाइम वर्कर से आज इस मुकाम तक कैसे पहुंचे? पिछले साल तुम्हारे ग्रेड कुछ खास अच्छे नहीं थे। तुम इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गए? इवांस के होठों पर एक संक्षिप्त रहस्यमय मुस्कान आ गई। अगर किसी ने पहले यह पूछा होता तो अमन इसे हल्के में लेता और कहता कि सूरी के फैंस के साथ हुए एक हादसे के बाद उसने चीज़ों को गंभीरता से लेना शुरू किया और शायद गिरने के बाद उसका दिमाग तेजी से काम करने लगा। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि आपने अपना होमवर्क कर लिया है। यह सच है कि मेरा शैक्षणिक रिकॉर्ड असाधारण नहीं था। हालांकि सच्ची योग्यता केवल ग्रेड से ही नहीं झलकती। मैं भाग्यशाली रहा हूं कि मुझे असाधारण मार्गदर्शकों के साथ काम करने और विविध अनुभवों से जुड़ने का मौका मिला, जिसने मेरे कौशल को आकार दिया। इसके अलावा शायद आपको यह पता न हो, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे ग्रेड कम कर दिए हैं। इस मामले में वह झूठ नहीं बोल रहा था। नूह को खुश करने के लिए उत्सुक कुछ शिक्षकों ने हमेशा उसकी अनुचित तरीके से जांच की थी। यह तो बुरा है। विशाल ने उत्सुकता से सिर हिलाया। तो आप कह रहे हैं कि यह सिर्फ अकादमिक उपलब्धियों की बजाय वास्तविक दुनिया के अनुभव का मामला है? अमन ने अपना सिर झुकाया। बिल्कुल सही। अनुकूलन, सीखने और नवाचार करने की क्षमता अक्सर अकादमिक योग्यता से बढ़कर होती है। मेरी यात्रा अपरंपरागत रही है, लेकिन इसने मुझे बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और अवसर प्रदान किए हैं। विशाल ने अमन की बातों पर गौर किया और फिर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। मुझे लगता है कि इसे देखने का यही एक तरीका है। अगर आप इस सौदे के लिए तैयार हैं तो हम शर्तें तय कर सकते हैं। अमन ने दस्तावेज खोले और शर्तों को ध्यान से पढ़ा। पहले के विपरीत दस्तावेज में अनुकूल समझौते थे और कई द्वीप भी थे। उसे ठीक ठीक 3 द्वीप मिलने वाले थे। यह पर्याप्त से अधिक था और एक मोटे अवलोकन के बाद वह अंततः सहमत हो गए। समझौते पर हस्ताक्षर होते ही विशाल हाथ बढ़ाते हुए खड़ा हुआ। बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है कि यह दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा। अमन ने पूरा सॉफ्टवेयर वाला पेन ड्राइव देने से पहले उससे हाथ मिलाया। इससे पहले वाला तो बस एक डेमो था। विशाल जाने की तैयारी करते हुए आखिरी बार बोले, याद रखना मिस्टर अमन, किसी चीज को 1 या 2 बार हासिल करना चमत्कार है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक लगातार नतीजे दे पाएं तभी आपको एक अहम व्यक्ति माना जा सकता है। अमन ने उसे जाते हुए एक अजीब निगाह से देखा और सोचा, बड़ी तस्वीर में आपने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे ही विशाल बाहर निकला, उसके चेहरे पर अचानक से मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक डरावने भाव ने ले ली। सर, क्या हुआ? एक अंगरक्षक ने पूछा। विशाल ने उसकी ओर देखा और कुछ देर सोचने के बाद बुदबुदाया। कुछ गड़बड़ लग रही है। मैं इसका कारण नहीं बता सकता, लेकिन वह आदमी
परेशान करने वाला लग रहा था। हाँ, तुमने ऐसा क्यों सोचा? विशाल भी यह नहीं बता पाया कि वास्तव में क्या गड़बड़ थी, लेकिन उसके मन में उनकी बातचीत बार बार चलने लगी। सबसे पहली बात तो यह कि उस आदमी ने उसे देखकर न तो मुंह फेरा और न ही अपनी नजरें हटाईं। उस आदमी में एक खास आकर्षण और आभा थी जो सिर्फ ऊंचे पदों पर बैठे लोगों में ही देखने को मिलती है, जो कि अजीब था क्योंकि ऐसा होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि वह ज्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहता था। दूसरी बात, विशाल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई इंसान सिर्फ 1 साल में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है। शारीरिक और व्यवहारिक तौर पर तो यह मुमकिन था, लेकिन जिस इंसान को कभी साधारण कोड बनाने में भी मुश्किल होती थी, वह अब कुछ इतना गहरा कर सकता है कि दशकों के अनुभव वाले पेशेवर भी दंग रह जाएं। और यह सब उन्होंने अकेले ही कर दिखाया, जबकि पूरी टीम भी ऐसा करने में असफल हो सकती थी। खुद एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामर होने के नाते विशाल जानते थे कि ऐसी चीजें बनाना आसान नहीं है और ये सिर्फ प्रेरणा से नहीं बन सकती। तो उन्होंने ये कैसे किया? एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संघर्ष कर रहा था, अचानक एक असाधारण व्यक्ति में कैसे परिवर्तित हो गया? पहली नजर में अमन सुस्त और नीरस लग रहा था, लेकिन सच तो यह था कि ब्लेड म्यान के पीछे छिपा हुआ था और उसमें असाधारण तीक्ष्णता थी तथा वह वॉर करने के लिए तैयार था। मैंने सुना है कि उसके सूरी से घनिष्ठ संबंध है, विशाल ने अपने अधीनस्थ की ओर मुड़कर पूछा। जांच के अनुसार ऐसा ही लगता है। इसके अलावा जब यूएसएल में उनका एक्सीडेंट हुआ था, तब सूरी वहां मौजूद थे और उन्होंने उनकी मदद की थी। विशाल के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई और अचानक उसके मन में एक विचार कौन था। तो क्या यह संभव है कि इस सब के पीछे सूरी ही हो? आखिरकार उसका परिवार कोई साधारण नहीं है। मुझे लगता है कि उसके पास ऐसा करने के लिए पर्याप्त प्रभाव और संसाधन है, और अमन शायद उसकी कठपुतली हो। गार्ड ने विशाल की तरह ही विचार व्यक्त करते हुए कहा। यह सुनकर विशाल ने फिर कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी से लग रहा था कि वह शायद इस बात से सहमत है। हमें और अधिक जांच करनी चाहिए। लेकिन क्या हमने यह समझौता नहीं किया था कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी? अंगरक्षक ने आश्चर्य से पूछा। हम कब से सौदेबाजी से दूर हैं? ये सब लोगों के फायदे के लिए है। कौन जाने वह खतरा हो। संधि के अनुसार सरकारी एजेंट उस पर नजर नहीं रखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास सिर्फ आधिकारिक लोग ही हैं। विजुअल ने टेढ़ी मुस्कान के साथ पेन ड्राइव निकालते हुए जवाब दिया। उन्हें यहां इसलिए भेजा गया क्योंकि सरकार तक पहुंचने से पहले यहां कुछ अन्य लोग थे जिन्हें इसकी सख्त जरूरत थी। यदि यह वास्तव में उतना ही शक्तिशाली है जितना हर कोई दावा करता है, तो हम अंततः पश्चिम से आने वाली उन कष्टप्रद मक्खियों और हमेशा हम पर नजर रखने वाली पूर्वी मक्खियों से छुटकारा पा सकते हैं। यह कहते हुए उन्होंने ड्राइव एक व्यक्ति को दे दी, जिसने तुरंत अपना लैपटॉप लगा दिया। यह सौदा दोनों पक्षों के लिए लाभदायक था, लेकिन एक व्यक्ति बेचैन हो गया। धिक्कार है उन कमीनों पर, वह आदमी गुस्से से चिल्लाया। उसी ने आदेश दिया था कि अमन को आगे कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, लेकिन उन कमीनों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और उसे आदेश बदलने का आदेश दिया और अमन की सारी मांगें मान लीं। यह सोचकर वह क्रोधित हो गया, लेकिन तभी उसे फोन आया जिसमें बताया गया कि उन्होंने वह वस्तु प्राप्त कर ली है। उसका उदास चेहरा तुरंत खुशी में बदल गया। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे जब उसने एक बार फिर नंबर डायल किया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उसका संकल्प और दृढ़ हो गया। फोन 2 बार बजा, उसके बाद पहले वाली डरावनी आवाज ने जवाब दिया। मेरे पास एक अपडेट है, अमित ने शुरू किया। डर के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। हमने सॉफ्टवेयर हासिल कर लिया है, इसलिए हमारे पास जरूरत की हर चीज है, लेकिन अमन से निपटना अभी बाकी है। दूसरी तरफ से आवाज ठंडी, लगभग उदासीन थी। तुम एक बार पहले ही असफल हो चुके हो। मैं इस काम के लिए तुम पर भरोसा क्यों करूं? और मैं तुम्हें कितनी बार कहूं कि मुझे मत बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो? अमित ने बड़ी मुश्किल से निकला, क्योंकि अगर अमन को नहीं हटाया गया तो वह अभी भी खतरा बन सकता है। उसकी तकनीकी कुशलता और दृढ़ता उसे खतरनाक बनाती है। हम उसे बाधा बनने नहीं दे सकते। और यह मत भूलना कि अगर उसे पहचान लिया गया तो सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। अगर वे तुम्हें वापस जोड़ने में कामयाब हो गए तो तुमने अब तक जो कुछ भी बनाया है वह सब बिखर सकता है। क्या तुम सचमुच ऐसा होते देखना चाहते हो?
दूसरी तरफ सन्नाटा छा गया, जिससे अमित ने जोर देकर कहा, वह तेजी से आगे बढ़ रहा है और उसका प्रभाव बढ़ रहा है। आप इसे कब तक दबा सकते हैं? मैंने उसका रूप देखा है और वह बिल्कुल उस व्यक्ति जैसा दिखता है। इसलिए अगर किसी दिन वे किसी रिसेप्शन या भोज में उससे मिल भी गए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर वे उसे पहचान भी लें। एक क्षण के तनावपूर्ण विराम के बाद आवाज ने जवाब दिया। उसका स्वर पहले से भी ज्यादा कठोर था। और आपको क्या लगता है कि यही सही रास्ता है? मैं बेवजह की उलझने नहीं चाहता। अमित फोन के पास झुका, उसकी आवाज में जबरदस्ती थी। जरा सोचो, अगर अमन जिंदा रहा तो मैं भी तुम्हारे साथ गिर जाऊंगा। एक और खामोशी छा गई। अमित के शब्दों का वजन अंदर तक उतर रहा था। तनाव से भरी खामोशी में आवाज ने जवाब दिया, थोड़ी झिझक साफ दिखाई दे रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम मांग करने की स्थिति में हो? अमित की आवाज और जोरदार हो गई। मैं कोई मांग नहीं कर रहा, मैं तो तथ्य बता रहा हूं। अमन की गड़बड़ी फैलाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। अगर उसे उनका उत्तराधिकारी मान लिया गया तो सब कुछ उलट पुलट हो सकता है। तुम्हें पता है कि यह कितना खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ से आवाज और भी ठंडी हो गई। उसके अंदर का खतरा साफ दिखाई दे रहा था। ठीक है, मैं तुम्हें इसे सुधारने का एक मौका देता हूं, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। सुनिश्चित करो कि अमन के साथ जल्दी और सावधानी से निपटा जाए। मैं अब और नाकामी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अमित ने राहत भरी सांस छोड़ते हुए आशंका व्यक्त की। समझ गया, मैं इसे संभाल लूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि यह कुशलता से हो। दूसरी तरफ से आवाज अडिग थी। जैसा ठीक लगे वैसा देख लो। मैं इस बातचीत को दोहराना नहीं चाहता। और याद रखना, अगर यह नाकाम रहा तो तुम्हें इसके नतीजे भुगतने होंगे। मेरी कभी किसी बात में कोई भूमिका नहीं रही। जैसे ही कॉल खत्म हुई, अमित की नजरें कमरे में इधर उधर घूमने लगीं। फोन वापस मेज पर रखते हुए अमित ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। मैं इसके लिए किसी सरकारी एजेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। चलो इस काम के लिए कोई भाड़े का सैनिक रखते हैं। जब अमित अपनी योजना बना रहा था तो उसे इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि कहीं दूर से कोई व्यक्ति उसकी सभी कॉल्स पर नजर रख रहा था। हे, कुतिया के बच्चे, तो तुम अंततः अपना असली रंग दिखा रहे हो। लगता है अब समय आ गया है अपनी क्षमता दिखाने का। पिछले कुछ दिनों से अमन कई लोगों पर नजर रख रहा था और उन सब में पागल गृह मंत्री अमित शर्मा निगरानी सूची में सबसे ऊपर थे। ऑरोरा अमित पर 24 घंटे नजर रखती थी और अमन का शक सच साबित हुआ। वो कमीना उसे ठिकाने लगाने की फिराक में था। हालांकि अमन को इस स्थिति में सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि उस व्यक्ति ने एक ऐसे व्यक्ति से बात की जो इस बारे में सब कुछ जानता था। अमन ने यह भी कहा कि अगर उसके माता पिता उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो उनके लिए खेल खत्म हो जाएगा। तो फिर उनका क्या मतलब था? क्या इन दोनों को पता था कि वह कौन था और उसके माता पिता के बारे में क्या पता था? क्या यह संभव है कि ये दोनों उसके अपहरण या जन्म के बाद उसके विस्थापन में शामिल रहे हों? तो कई विचारों ने अमन को चक्करदार बना दिया। वह एक साधारण जीवन जी रहा था, फिर भी किसी कारणवश वह खुद को ढेर सारी बकवास में उलझा लिया था। कमबख्त नरक। हो सकता है कि हेना और मिगोल के गायब होने के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ हो। भाड़ में जाओ, अमन ने गाली दी और ऑरोरा को बुलाया। ऑरोरा, दूसरे व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता करो। मुझे उसके बारे में हर एक जानकारी चाहिए। सर, शांत हो जाइए। मैंने उसे पहले ही ट्रैक कर लिया है, लेकिन नंबर किसी नाम से रजिस्टर्ड नहीं है। यह कोई पर्सनल नंबर भी नहीं लग रहा। दूसरी बात, फोन कोई स्मार्टफोन नहीं था, वरना मैं उसे हैक करके उसकी तस्वीरें ले लेता। यह एक पुराना नोकिया फोन था। क्या? अमन चीखते हुए अपनी सीट से लगभग उछल पड़ा। उन्हें यह सुनकर आश्चर्य हुआ कि वह व्यक्ति आज के युग में कीबोर्ड फोन का उपयोग कर रहा था। क्या कीबोर्ड फोन का उपयोग करने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं? नहीं, मुद्दा यह नहीं है, बल्कि मुद्दा यह है कि इतने ऊंचे दर्जे का व्यक्ति इतने पुराने फोन का उपयोग कर रहा है। बहुत मुमकिन है कि उन्हें इसके नतीजों का अंदाजा हो। इस ढुलमुल गृह मंत्री के उलट यह व्यक्ति लोमड़ी जैसी चालाकी वाला सांप हो सकता है। उसे हैकर्स की क्षमताओं का पहले से ही अंदाजा है। वह घमंडी भी नहीं है और बहुत सतर्क भी है। एक और बात जो मुझे परेशान करती है वह है उस व्यक्ति का आपके प्रति रवैया। वह नहीं चाहता कि लोगों को पता चले
फिर भी वह आपसे छुटकारा पाने को भी तैयार नहीं है। अमन एक क्षण के लिए रुका, अपने उत्तेजित मन को शांत करने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर है कि अगर यह पता चल गया कि वह इसके पीछे है तो सब खत्म हो जाएगा। आखिरकार जब तक मैं जिंदा हूं और मेरे असली माता पिता को पता चल जाता है, वह बस यह दिखावा कर सकता है कि इसमें उसका कोई हाथ नहीं है। अमन ने एक मनोरंजक मुस्कान के साथ कहा, कौन जानता है कि इन उच्च वर्ग के लोगों के पास एलियन तकनीक या कोई अन्य साधन है जो हत्या के मामलों को सुलझाने में मदद कर सकता है। यह मजाकिया नहीं था। खांसी। अमन ने अपना गला साफ किया और आदेश दिया, औरोरा, उसका पीछा करती रहो और पता लगाओ कि इस आदमी ने मुझसे छुटकारा पाने के लिए किसे नियुक्त किया है। सर, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? अरोड़ा ने अमन की योजना जानना चाहा। अमन के होठों पर एक विस्मयकारी मुस्कान तैर गई। मैं हमेशा निष्क्रिय रहा हूं, लेकिन इस बार। उसकी आंखों में एक उग्र, जानलेवा इरादा झलक रहा था। मैं नेतृत्व करूंगा। अगले दिन जैसे जैसे घड़ी की टिक टिक आधी रात के करीब पहुंच रही थी, शहर में हर जगह अंधेरा छा गया। अमन एक चिकनी काली कार की पिछली सीट पर बैठा था, जिसकी रंगीन खिड़कियां उसे भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लोगों की घूरती निगाहों से बचा रही थीं। उनके वफादार अंगरक्षक बिग मैक द्वारा चलाया जा रहा वाहन B.B.S.R की सड़कों पर आसानी से गुजर रहा था। आगे की सीट पर बैठे अमन ने उन्हें अपने गंतव्य के बारे में जानकारी दी। हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं, अरोड़ा ने शांत और संयमित स्वर में कहा। यह केंद्र रघुनाथ स्ट्रीट पर पुरानी कपड़ा फैक्ट्री के ठीक पीछे स्थित है। बाहर से देखने पर यह एक साधारण इमारत है, लेकिन अंदर से इसकी सुरक्षा कड़ी है। आश्चर्य की बात यह है कि यह कार्य अमित शर्मा के एक आदमी द्वारा उसके शहर के स्थानीय गुंडों को सौंपा गया था, जिससे अमन के लिए कम परेशान दिखना आसान हो गया। यदि उन्होंने क्रूर भाड़े के सैनिकों या किसी अंडरवर्ल्ड के अधिपति को काम पर रखा होता तो अमन को यकीन नहीं था कि वह विरोध कर पाएगा। अमन लापरवाही से दीवार से टिक गया। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी। यह अच्छी बात है कि यहां इतने सारे लोग हैं। यह काफी मनोरंजक होना चाहिए। अरोरा चुप रही। उसकी नजर कमरे पर घूम रही थी। जगह के आपराधिक पहलुओं के बावजूद यह आश्चर्यजनक रूप से आधुनिक थी। अड्डा सीसीटीवी कैमरों और हाई स्पीड इंटरनेट से लैस था। उसकी एआई घुसपैठ ने पहले ही यह उजागर कर दिया था कि यह अड्डा पूरी तरह सुरक्षित और तकनीकी रूप से उन्नत तो था, लेकिन इसमें बंदूकें या इसी तरह के अन्य हथियार नहीं थे। उन्हें इस जगह से कोई भी जानकारी मिल सकती थी। इसके अलावा अमन कल से ही समूह पर नजर रखने के लिए इधर उधर घूम रहा था। उन सभी में शुरुआती से लेकर मध्यम स्तर तक की लड़ाकू क्षमता थी। उन्होंने अभी तक किसी भी उन्नत लड़ाकू को नहीं देखा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सतर्क नहीं थे। अमन ने अपने पास बंदूकें और एक छोटा खंजर छुपा रखा था, ताकि मुसीबत की स्थिति में तुरंत इस्तेमाल किया जा सके। फिलहाल वे उस जगह से थोड़ी दूर खड़े थे जहां सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। बिग मैक ने रियर व्यू मिरर से अमन की तरफ देखा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चलूं, सर? चेहरे पर एक अस्पष्ट भाव लिए अमन ने सिर हिलाया। नहीं, यहीं रहो। मैं बेवजह ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता। मैं इसे खुद संभाल लूंगा। इसके अलावा वह नहीं चाहता था कि इस आदमी को कुछ हो जाए। अपने तेज मेटाबॉलिज्म के साथ अमन जानता था कि चाहे कितना भी जख्म हो, वह बच जाएगा जब तक उसका दिल और दिमाग ठीक है। बिग मैक ने सिर हिलाया और अपना ध्यान वापस सड़क की ओर मोड़ लिया। इस बीच अरोरा ने आगे कहा, सावधान रहना। हमें नहीं पता कि आपको किस तरह के प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा, महोदय। स्टैंड बाय पर रहें और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करें। और क्या अन्य लोग भी तैयार हैं? हाँ, मैक ने उत्तर दिया। अमन ने सिर हिलाया और उसे एक सुनसान जगह पर गाड़ी पार्क करने का निर्देश दिया। अमन की नजरें निकट आ रहे हब पर केंद्रित थीं। उसका व्यवहार ठंडा और उदासीन था। वह अपना मकसद पूरा किए बिना जाने का इरादा नहीं रखता था। जैसे ही कार उस साधारण सी इमारत के पास पहुंची, अमन पिज्जा का एक डिब्बा लेकर बाहर निकला। वह गेट की सुरक्षा में लगे छोटे सुरक्षा बूथ के पास गया और इंटरकॉम बटन दबाया। डिलीवरी, उन्होंने सहजता से घोषणा की। एक तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया। फिर स्पीकर से एक सतर्क आवाज गूंजी। कौन है? इस पते पर डिलीवरी, अमन ने स्थिर स्वर में कहा। दूसरी तरफ से आई आवाज ने संदेह से भरकर जवाब दिया।
कैसी डिलीवरी? मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था। गलत पता है। अमन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। नहीं, यह बिल्कुल सही पता है। 1523 रघुनाथ स्ट्रीट, सही? हाँ, तो यह सही पता है। दूसरी तरफ से आवाज और भी भड़क उठी। क्या मतलब है कि यह सही पता है? मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया था। लानत है। अमन भावशून्य भाव से दरवाजा खुलने का इंतजार कर रहा था। उसकी योजना साफ थी, बिना कोई शोर मचाए अंदर घुस जाना। उसे अंदर घुसकर अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति से भिड़ना था। अंततः दरवाजा चरमराकर खुला, और इससे पहले कि वह व्यक्ति कुछ और प्रतिक्रिया कर पाता, अमन की मुट्ठी उसकी छाती से टकरा गई। टकराना। उसके कठोर जूतों के तले उस आदमी के चेहरे पर जोरदार तरीके से लगे, जिससे वह बेहोश हो गया। बहुत बढ़िया। अमन ने बेहोश आदमी के ऊपर से कदम रखते हुए हब में प्रवेश किया। अंदर उसकी आंखें जल्दी से मंद रोशनी में समायोजित हो गईं। वह जानता था कि यह तो केवल शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ होगा। अमन प्रवेश द्वार से अंदर आया। उसके कदम सतर्क लेकिन दृढ़ थे। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंचा, एक हट्टा कट्टा आदमी आगे बढ़ा और उसका रास्ता रोक लिया। अरे, तुम्हें यहां आने की इजाजत नहीं है, उस आदमी ने अरुचिकर लहजे में कहा। पास ही खड़े कुछ गुंडे हंस पड़े। उन्हें साफ लग रहा था कि यह मजाक है। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने अपनी कमर से बंदूक निकाली और ताबड़तोड़ 5 गोलियां चला दी। जोरदार धमाके की आवाज से गली गूंज उठी और 5 गुंडे जमीन पर गिर पड़े, जिनमें से 2 अपनी बंदूकें निकालने की कोशिश करते समय पकड़े गए। बाकी गुंडे स्तब्ध खड़े रहे। उनका आत्मविश्वास टूट गया। अमन को जवाबी गोलीबारी का डर नहीं था। वह सिर से पैर तक सुरक्षित था। हां, उसके सिर को छोड़कर। अब उन्होंने संक्षेप में सोचा कि उन्हें कोई सुरक्षात्मक मास्क या हेलमेट बनाना चाहिए था। अमन तेजी से इमारत में दाखिल हुआ, किसी ऐसे व्यक्ति की तरह जो कार्रवाई का आदी हो। दरवाजा खोलकर अंदर घुस गया। अंदर कमरे में शोर और अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उसने बचे हुए गुंडों से लड़ना शुरू कर दिया। यह आदमी कौन है? उनमें से एक ने स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित होकर चिल्लाया। अमन ने कोई जवाब नहीं दिया, जबकि बाकी लोग बेखबर थे। एक के बेतहाशा झटके से वह झुक गया और एक तरफ हट गया। एक तेज दाएं हुक से उसने उस आदमी को लड़खड़ाते हुए पीछे धकेल दिया। एक अन्य गुंडे ने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन अमन ने उसे किनारे कर दिया और उसकी पसलियों पर जोरदार वार किया, जिससे हमलावर हाँफने लगा। उसे पकड़ो, किसी ने चिल्लाकर कहा। अफरा तफरी के बीच उनकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। अमन के हुनर के बावजूद लड़ाई बेहद जबरदस्त थी। एक मुक्का सीधे उसके गाल पर लगा, जिससे उसका सिर पीछे की ओर झुक गया, और दूसरा मुक्का उसकी पसलियों पर जोर से लगा। वह थोड़ा सा सिहर उठा, लेकिन ज्यादा दर्द नहीं दिखा। इसके बजाय उसकी आंखें ठंडी पड़ गईं और उसने और भी जोर से मुकाबला किया। तुम्हें लगता है कि इससे दर्द होता है? अमन ने ठंडे स्वर में कहा। उसके अविचल व्यवहार से घबराए गुंडे और भी ज्यादा चिंतित हो गए। एक बदमाश ने अमन पर जोरदार मुक्का मारा, जिससे अमन की बगल में चोट लग गई। अमन की आंखों में थोड़ी देर के लिए ठंडा गुस्सा चमक उठा, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा। उसने दर्द को खुद पर हावी नहीं होने दिया, बल्कि वह और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। अमन एक और मुक्का लगने से बच गया और उसने हमलावर के चेहरे पर जोरदार कोहनी मारी, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। एक और गुंडे ने उसे मुक्का मारने की कोशिश की, लेकिन अमन ने उसे जोर से लात मारी, जिससे वह दर्द से तड़प उठा। गुंडे चिल्लाने और रोने लगे तथा लड़ने या भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन अमन ने अपना हमला केंद्रित सटीकता के साथ जारी रखा और एक एक करके प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी को मार गिराया। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, एक गुंडा चिल्लाया। उसकी आवाज में घबराहट थी। अमन को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ी। वह कमरे में घूमता रहा और उसकी आंखें ठंडी और एकाग्र थीं। उसका दिमाग बेतहाशा दौड़ रहा था, हर छोटी बड़ी बात पर नजर रख रहा था और किसी संभावित हमले की आशंका में इधर उधर देख रहा था। संघर्ष और कुछ हमलों के बावजूद अमन दृढ़ रहा। जैसे ही आखिरी गुंडे भागे, अमन खून से लथपथ पड़े आदमियों के बीच खड़ा हो गया और एक गहरी सांस ली। फिर ऊपर देखा, जो भागने की कोशिश कर रहा था। वह आदमी बाईं ओर से घर में दाखिल हुआ और अमन उसके पीछे पीछे गया। अंदर
अमन की नज़र उस भागते हुए आदमी पर पड़ी जो इमारत की सीढ़ियों से तेजी से ऊपर की ओर भाग रहा था। उसे भागने न देने के दृढ़ निश्चय के साथ अमन उसके पीछे दौड़ा। उसके कदमों की आवाज कंक्रीट के फर्श पर गूंज रही थी। आदमी ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखा और ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही अपनी गति बढ़ा दी और चीखने लगा, घुसपैठिया, घुसपैठिया। जैसे ही अमन पास आ रहा था, शोरगुल से सतर्क होकर पास के कमरों से और आदमी निकल आए। वे आगे बढ़े और उसे रोकने की कोशिश करने लगे। शुरू में तो वे इतने सदमे में थे कि कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ज्यादातर नशे में थे। उनके शरीर धीरे धीरे प्रतिक्रिया दे रहे थे। अमन इन शराबियों के बारे में जानता था, इसीलिए वह निडर था। यहीं रुक जाओ, उनमें से एक आदमी चिल्लाया और धमकी भरे स्वर में पाइप उठाया। लेकिन जब उसने देखा कि वह आदमी पीछे नहीं हट रहा है, तो उसने पाइप अमन के चेहरे पर दे मारा। अमन ने भी हमले के सामने अपनी गति धीमी नहीं की। उसने बस पाइप के पहले झटके को चकमा दिया, उसे बीच में ही पकड़ लिया और उस आदमी की पकड़ से छीन लिया। गति का फायदा उठाते हुए उसने हमलावर के पेट पर एक जोरदार किक मारी, जिससे वह पास की एक दीवार से टकरा गया। एक अन्य बदमाश ने उस पर लोहे की छड़ से हमला किया, जिससे अमन को झुकना पड़ा और उसने अपने चेहरे पर किए गए मुक्के को रोकने के लिए लोहे की छड़ का इस्तेमाल किया। इसके बाद अमन ने ठग के हाथ से लोहे की छड़ छीन ली और उसे एक तरफ फेंक दिया तथा तेजी से अपरकाट मारा, जिससे वह व्यक्ति फर्श पर गिर पड़ा। इमारत के तंग इलाके में अमन ने अपने आस पास के माहौल का फायदा उठाया और पास के कमरे से एक लकड़ी की कुर्सी उठाकर एक हमलावर गुंडे पर फेंकी। कुर्सी उस आदमी पर टूट पड़ी, जिसके छर्रे उड़कर उसे बेहोश कर लड़ाई से बाहर कर दिया। तो फिर आप चाहते हैं कि मैं रुक जाऊं? क्या तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? अमन की आवाज ठंडी थी जब वह बाकी हमलावरों का सामना कर रहा था। बचे हुए गुंडे थोड़ा हिचकिचाए, क्योंकि उनके सामने खड़े आदमी से वे घबरा गए थे। तभी कुछ लोगों ने घबराहट में फुसफुसाते हुए पूछा कि बंदूकें कहाँ हैं, और सुझाव दिया कि उन्हें उसे गोली मार देनी चाहिए। उसी समय एक आदमी चिल्लाया, भाड़ में जाओ! क्या तुम भूल गए कि बॉस ने सारी बंदूकें ले ली थीं क्योंकि हमने नशे में धुत होकर गोलियां चलाई थीं? जैसे ही उसने यह कहा, सभी लोग उसे विषैली निगाहों से देखने लगे, मानो उस आदमी को मार डालना चाहते हों। वाह! बस चिल्लाकर उसे बता दो कि हमारे पास बंदूकें नहीं हैं, कमीने। उनके पास कोई अन्य विकल्प न होने के कारण अब वे अमन पर हमला करने के लिए केवल अपनी मुट्ठी का ही प्रयोग कर सकते थे। अमन तेजी से आगे बढ़ रहा था, मुक्कों और किक के मिश्रण से हर प्रतिद्वंद्वी को सटीकता से गिराने की कोशिश कर रहा था। उसने एक और वॉर के नीचे झुककर पास में पड़े धातु के पाइप को पकड़ा और उससे दूसरे बदमाश का संतुलन बिगाड़ दिया। एक जोरदार वार से उसने उस आदमी के बाजू पर वार किया, जिससे वह मलबे के ढेर से टकराकर गिर गया। शेष बचे लोग, जो अब स्पष्ट रूप से हिल चुके थे, पुनः संगठित होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उनमें से एक ने अमन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे एक जोरदार मुक्का लगा, जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी गुंडे ने अपनी मुश्किलें बढ़ती देखकर पास के एक रास्ते से भागने से पहले हिचकिचाया। अमन ने उसका पीछा किया और उस आदमी को पकड़ लिया, इससे पहले कि वह बहुत दूर जा पाता, और कई वार करके उसने आखिरी बदमाश को अशक्त कर दिया और भारी सांस लेते हुए लेकिन एकाग्रचित्त होकर खड़ा हो गया। गलियारा अब हारे हुए गुंडों से भरा पड़ा था। उनकी कराहें और दहाड़ें सन्नाटे को भर रही थीं। अमन ने चारों ओर नजर दौड़ाई, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई और खतरा तो नहीं है। इसके बाद वह इमारत के ऊपरी कमरे में पहुंचा, जहां उसने एक आदमी को घमंड से खड़ा देखा, मानो वह उसका इंतजार कर रहा हो। कमरा अस्त व्यस्त था। महंगे फर्नीचर इधर उधर बिखरे पड़े थे और टूटे हुए फूलदानों के कांच के टुकड़े फर्श पर बिखरे पड़े थे। अमन की नजर उस आदमी पर टिक गई, जो एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था और उसके हाथ पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उस आदमी ने उसे भयभीत कर दिया और अमन ने उसे अवश्य जांचा। नाम रोमन। कौशल उन्नत लड़ाई। इंप्रेशन 10। दिखने में तेज तर्रार रोमन तैयार खड़ा था, हालांकि उसके चेहरे पर घबराहट के लक्षण दिखाई दे रहे थे। यह पहली बार था जब अमन किसी उन्नत स्तर के कौशल वाले प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था। हालांकि उसने मैक के साथ अभ्यास किया था, लेकिन यह एक सामान्य मुकाबला नहीं था, क्योंकि दोनों ही हमेशा पीछे हट जाते थे। लेकिन अब
वह आखिरकार बिना किसी बंधन के एक जानवर की तरह खुद को उन्मुक्त कर सकता था। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें यहां किसने भेजा है? मैं 2 गुना, नहीं 3 गुना पैसा दूंगा, रोमन ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। अमन की आंखें ठंडी थीं। मैं बात नहीं करना चाहता। मुझे मुट्ठियां चलाना ज्यादा पसंद है। और हां, तुम समझोगे नहीं, ये कुछ निजी बात है। उन मूर्खों के साथ मत जुड़ो जो तुम्हारा जीवन चाहते हैं। रोमन की मुस्कुराहट धीरे धीरे मुंह बनाने में बदल गई। ठीक है। उसने अपनी कमर से बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन अमन उससे तेज था। ऐसी स्थिति का पहले से ही अंदाजा लगा चुके अमन के हाथ रोमन के बंदूक निकालने से पहले ही चल पड़े। उसने अपनी आस्तीन के नीचे से मुट्ठी भर छिपे हुए डार्ट निकाले और सीधे रोमन के चेहरे पर फेंक दिए। साथ ही एक तरफ कूद गया ताकि कहीं रोमन गोली न चला दे। गोली चलाने के बजाय रोमन ने आने वाले डार्ट से बचने का निर्णय लिया, लेकिन एक डार्ट इतना तेज था कि वह उससे बच नहीं सका। इसलिए उसने अपनी तीव्र प्रतिक्रिया का उपयोग करते हुए उसे पकड़ लिया। लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह डार्ट कुंद था, जिसे देखकर वह हंस पड़ा। बच्चे, तुमने फेंक दिया। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसके पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। रोमन लड़खड़ाते हुए पीछे हटे और अपनी आंखें पोंछने लगे, लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह से संभल पाते, अमन ने उनकी कलाई पर एक छिपा हुआ बटन फिर से दबा दिया, जिससे रोमन के शरीर में बिजली का झटका लगा, जिससे वह क्षण भर के लिए जम गए। अमन ने मौके का फायदा उठाया और रोमन पर जोरदार मुक्कों की एक श्रृंखला बरसाई। उसके मुक्कों ने रोमन के चेहरे और धड़ पर वार किए, जिससे वह लड़खड़ाकर एक लकड़ी की अलमारी से जा टकराया। रोमन के उसमें गिरते ही अलमारी टूटकर गिर गई, जिससे लकड़ी और कांच के टुकड़े बिखर गए। लेकिन अमन को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि वह बदमाश जल्दी से संभल गया और तेजी से आगे बढ़ा। अमन के हमलों के बीच भी उसकी मुट्ठियां अमन की ओर बड़ी तेजी से चल रही थीं। अपना बचाव करने के बजाय वह व्यक्ति सीधे अपराध पर उतर आया। अमन अपनी तेज प्रतिक्रिया की बदौलत झुक गया और मुश्किल से मुक्कों से बच पाया। दोनों फर्नीचर से टकरा गए, जिससे सोफे और मेज दीवारों से टकरा गए, जबकि उनके वजन से एक कांच की कॉफी टेबल टुकड़े टुकड़े हो गई। रोमन ने झटके को झटक दिया और दृढ़ता के साथ वापस लड़ते हुए एक जोरदार मुक्का मारा, जो अमन की पसलियों में लगा, जिससे अमन घबरा गया। लेकिन उसने तुरंत एक शक्तिशाली अपरकट से जवाब दिया, जिससे रोमन का सिर पीछे की ओर गिर गया। जब वह व्यक्ति टूटे हुए लैंप से टकराया तो खून बिखर गया और लैंप टुकड़े टुकड़े हो गया। कमरा अराजक युद्धक्षेत्र में बदल गया था। अमन और रोमन एक दूसरे से भिड़ गए और जोर जोर से फर्नीचर पर वार करने लगे। हर वार की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। लड़ते लड़ते एक चमड़े का सोफा फट गया और उसका सामान कमरे में हर जगह बिखर गया। अमन ने रोमन की ओर एक कुर्सी फेंकी, जो सीधे उसकी छाती पर लगी और उसे फर्श पर गिरा दिया। रोमन ने अपने पैरों पर खड़े होने से पहले मलबे से लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा उठाया और उसे अमन की ओर फेंका, जिससे अमन के कंधे पर चोट लगी और उसके शरीर पर गहरा घाव हो गया। अमन दर्द से कराह उठा, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने रोमन को जोर से पकड़ा और दीवार से टकरा दिया, जिससे दीवार टूट गई। दोनों के बीच जंगली जानवरों की तरह लड़ाई जारी रही। खून से लथपथ और बुरी तरह से घायल रोमन ने एक और हताशा भरा मुक्का मारा, लेकिन उसे निराशा हुई जब अमन ने उसे चकमा दिया और तेजी से कई मुक्के मारे। प्रत्येक मुक्का एक भयानक धमाके के साथ लगा। जल्द ही रोमन का चेहरा खून से लथपथ हो गया और उसके कपड़े फटे और गंदे हो गए। रोमन किसी तरह अमन की बांह पकड़ने में कामयाब रहे और उसे मोड़ दिया, लेकिन इवैन ने रोमन के पेट पर एक शक्तिशाली घुटने से जवाब दिया। गुआ। रोमन हाँफने लगा। उसकी सांसें उखड़ने लगीं और थकावट के बावजूद उसने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी गतिविधियां सुस्त हो गई थीं। अमन ने भारी सांस लेते हुए, लेकिन फिर भी ठंडे और एकाग्र होकर अंततः रोमन को तीव्र संघर्ष के बाद फर्श पर गिरा दिया। रोमन का चेहरा चोटिल और सूजा हुआ था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थीं और वह हताशा से अमन की ओर देख रहा था। ठीक है, तुम जीत गए, अब क्या? उसने कर्कश स्वर में कहा। अमन उसके पास खड़ा रहा और उसका चेहरा भावहीन रहा। यह अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अभी के लिए तुम्हारा काम हो गया। रोमन की विनती को नजरअंदाज करते हुए अमन का गुस्सा फिर भड़क उठा।
मैं इन दिनों काफी निराश हूं और एक जीवित डमी की तलाश में हूं, और तुम इस काम को बखूबी अंजाम देते हो दोस्त। इसके बाद उसने रोमन के चेहरे पर बेरहमी से मुक्के मारने शुरू कर दिए। बैंग बैंग बैंग। उसका हर मुक्का जोरदार धमाकों के साथ पड़ता था, जिससे रोमन का सिर हर वार के साथ पीछे की ओर गिरता था। रोमन के मुंह से खून बहने लगा और खुद को बचाने की उसकी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। उस आदमी की आंखों में बेरहम क्रोध देखकर रोमन का डर और बढ़ गया। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं और वह दर्द से चीख पड़ा, लेकिन अमन उसे पीटता रहा। कमरा पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, फर्नीचर नष्ट हो चुका था और मलबा हर जगह बिखरा हुआ था। सर, रुकिए, तुम उसे मार डालोगे। तभी अमन के छिपे हुए फोन से एक तेज आवाज आई, जिसने उसे गुस्से से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। अंततः अमन पीछे हट गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। उसकी उंगलियां खून से लथपथ और चोटिल हो गईं। इस बीच रोमन फर्श पर पड़ा था, पराजित और टूटा हुआ। उसका शरीर कांप रहा था और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह अमन को घूर रहा था, जो एक अजेय तूफान की तरह उसके ऊपर मंडरा रहा था।